एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल द मेडिकल बाउंड्रीज फॉर आयुष प्रैक्टिशनर्स जो टॉपिक है उसके ऊपर। अभी ना रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुआ x.com में हैपैथोलॉजिस्ट और इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर के बीच में कि क्या स्टेटस मिलना चाहिए डॉक्टर का जो आयुर्वेदा वगैरह प्रैक्टिस कर रहा है। इस जो कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर मैं लास्ट पे आऊँगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लास्ट पे दूंगा। पहले अपन ये जो ऑथर जो कह रहे हैं वो देख लेते हैं। कमिटीज़, गवर्नमेंट और उनका प्रोस्पेक्टिव क्या है इस टॉपिक पे बात करें तो ये जो बर्निंग इशू है कि आयुर्वेदा को डॉक्टर कहना चाहिए या नहीं, ये मेन दिक्कत नहीं है। बट बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो स्कोप है मेडिकल एक्टिविटीज़ जो उनको परमिटेड है आयुर्वेदा डॉक्टर्स को, उसका स्कोप पहले डिफ़ाइन करो इंडियन लॉ पे। आप स्कोप ही नहीं डिफ़ाइन किया, ये सबसे बड़ा बर्निंग इशू है अभी बोलते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन अगर देखें तो 1946 में शुरू हुआ था जब हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी बना था, उसको भोरे कमेटी भी कहते हैं। और भोरे कमेटी ने फेवर किया था मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन जो है उसको ज़्यादा फेवर किया था जो एविडेंस बेस पे है। अब जो कमेटी है उसने पॉइंट आउट किया था जो बाकी कंट्रीज़ है उसने भी एक तरीके से प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को ख़त्म किया जाए और उनके पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ये सब काम किया। और यही इंडिया में भी बताया गया कि ये करना चाहिए। जो भोरे कमेटी है वो कम इंथुसियाज्म रखता था ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है उसके प्रति, और उसके कारण इसके ऊपर जो भोरे कमेटी है उसके ऊपर वोकल प्रोटेस्ट हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि सेटअप किया गया कमेटी ऑन इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो इंडिजिनस सिस्टम है उसका मतलब है आयुर्वेदा या फिर योगा यूनानी, क्योंकि ये इंडिया पे डेवलप हुआ तो इंडिजिनस, ठीक है। 1948 पे फिर इसने अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट ने इसने रैपअप किया ये कहते हुए कि जो आयुर्वेदा है वो एक तरीके से वेदास से निकला है और डिक्लाइन जो हो रहा है वो फॉरेन के डोमिनेशन के कारण अब धीरे धीरे यहाँ पे ये सब का डिक्लाइन हो रहा है। तो नेहरू गवर्नमेंट में तो कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन इंदिरा गांधी जब आई 1970 में इन्होंने इनेक्ट किया लेजिस्लेशन और इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट पास करवाया, रिकॉग्नाइज़ करवाया उसके अंदर आयुर्वेदा और सिद्धा कैसे उसमें प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसी लॉ को रिप्लेस किया गया 2020 में न्यू लॉ से जिसका नाम था द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन एक्ट करके। जो इसके अंदर सिलेबस वगैरह है जो ये प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेदा वाले वो बहुत मिसमैच है ये ऑथर कहते हैं। और बहुत स्पेन एवरीवेयर स्पेन है इन लोगों का जो आयुर्वेदा वाले का मेथड है। प्रकृति, आत्मा, ये सब के बारे में पढ़ते हैं और उसके ऊपर स्प्रिंकल्ड है जो मॉडर्न मेडिसिन कॉन्सेप्ट है जैसे कि सेल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी वगैरह भी इन लोग पढ़ते हैं। फिर जो ये इररिकॉन्सिबल कॉन्सेप्ट है यानी दोनों ही कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से जोड़ के नहीं देख सकते, मॉडर्न कॉन्सेप्ट को और जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उसको, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वो कुछ थ्योरी देता है ऑफ त्रयोदशा एट्रीब्यूट्स वगैरह जिसमें वो बोलता है कि इम्बैलेंस ऑफ दोसास के कारण जो इल होता है वो होता है, यानी कि हेल्थ इशू आता है वो इम्बैलेंस ऑफ दोसास के कारण होता है। जबकि मॉडर्न मेडिसिन बोलता है कि जो कॉन्सेप्ट है जर्म थ्योरी वगैरह, जर्म्स आ जाते हैं बॉडी में इस कारण पे इल होता है। तो अब इन दोनों के बीच पे कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है, ये ऑथर बोल देते हैं। ऑथर एक तरीके से थोड़ा सा एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई इंटीग्रेटिव मेडिसिन सिस्टम नहीं हो सकता, कोई सेंस नहीं बनाता ऐसा करके। ये ऑथर खुद वैसे बहुत जो बुक भी लिखे हैं द ट्रुथ पाइल द मिथ ऑफ ड्रग रेगुलेशन, इसमें एक पॉइंट लिखे थे जो मैंने ChatGPT से पढ़ा कि जो इंडिया का रूल है एक तरीके से मिराज की तरह है जो सिर्फ देखने में दिखता है लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। तो वो इनका यही कहना था यहाँ पे अपने बुक पे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ ChatGPT से पढ़ा हूँ, पूरा बुक नहीं रीड किया हूँ, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। ये ऑथर जो हैं तो उसके बारे में देखें तो लीगल रिकॉग्नाइजेशन जो न्यू क्लास ऑफ प्रैक्टिशनर्स हैं, न्यू क्लास ऑफ प्रैक्टिशनर्स ये कह रहे हैं ट्रेडिशनल जो डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदा वगैरह प्रैक्टिस करते हैं उनको इसलिए न्यू क्लास कहा जा रहा है क्योंकि उनको लीगल रिकॉग्नाइजेशन 1970 में मिला था। अब जो मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स या फिर जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स हैं उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन इस बात से है कि जो प्रिस्क्रिप्शन देगा वो मॉडर्न मेडिसिन का क्या वो अलाउ होगा आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स ये भी कहते हैं कि जो उनका सुपेरियरिटी है वो सुपेरियरिटी ऑफ देयर आर्ट ओवर द मॉडर्न मेडिसिन ये भी क्लेम करते हैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स। और उन्होंने बार बार कंसिस्टेंटली डिमांड किया है जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं कि वो भी प्रिस्क्राइब कर सकें मॉडर्न मेडिसिन को जो एविडेंस बेस्ड पे बना है। तो जो ये डिस्प्यूट है वो रिवॉल्व करता है एक रूल आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स ऑफ 1945, उसके अंदर रूल 2EE है वो डिफ़ाइन करता है कौन
प्रैक्टिशनर्स हो सकता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कौन प्रिस्क्राइब कर सकता है मॉडर्न मेडिसिन। इसमें जो डेफिनेशन दिया गया है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और वो सिर्फ लिमिट नहीं है डॉक्टर तक ही, या फिर जो इनके पास MBBS डिग्री है वही प्रिस्क्राइब कर सकता है, ऐसी ज़रूरी नहीं है। उस रूल पे जिनका जो ये डेलीगेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट बता सकता है कि कौन प्रिस्क्राइब कर सकता है कौन नहीं कर सकता, और उनको पावर मिला स्टेट गवर्नमेंट को भी कि डिक्लेयर कर सके मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपने स्टेट पे। तो इसके ऊपर पे फिर बाद में ना स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया जो आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते थे उन लोगों को कि वो भी प्रैक्टिस दे सकते हैं, मतलब एक तरीके से दवाई वगैरह, और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ करना होता है वो सब ये सब यूज़ कर सकते हैं आयुर्वेदा वाले भी। अब इसके कारण पे फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया मुख्तियार चंद एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स के ऊपर, और वहाँ पे कंक्लूड किया कि जो राइट टू प्रिस्क्राइब ड्रग है वो एक तरीके से सिनोनियम है विद द राइट टू प्रैक्टिस द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं कि अगर इस टर्म को सिंपली रखा जाए तो जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कोई राइट नहीं है कि प्रिस्क्राइब कर सकें मॉडर्न मेडिसिन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये इन ऑथर ने इसने यहाँ पे कहा है। ठीक है, अब जो जजमेंट है वो कभी रोक नहीं पाया लॉबी करने से। जो आयुर्वेदा और यूनानी जो प्रैक्टिशनर थे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को हमेशा लॉबी किया और गवर्नमेंट को बोला कि रूल 2E के अंदर हमको अभी भी अलाउ करो कि हम प्रिस्क्राइब कर सकें मॉडर्न मेडिसिन को। तो स्टेट गवर्नमेंट ने इसको कंटिन्यू किया, मतलब पास करते रहे अभी भी ऑर्डर, और डिफाइंस ऑफ द कोर्ट्स जजमेंट, मतलब बिना बात माने कोर्ट की जजमेंट को ना मानते हुए भी इन लोग जो स्टेट गवर्नमेंट वाले इसको जो आयुर्वेदा है उन लोग को प्रैक्टिस करने दिए। अब इसके कारण हुआ क्या, बहुत सारे लिटिगेशन आने लगे हाई कोर्ट पे, और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन था मोस्टली वो करता था ये लिटिगेशन फाइल वगैरह, और वो हमेशा मोस्टली जीत भी जाता था, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। अब जो बहुत सारे पेशेंट हैं वो उनको भी प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि ये कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह जा रहे थे, क्योंकि इनको बहुत सारे जो आयुर्वेदा वाले ट्रीट कर रहे थे वो बोलते थे कि फेक डिग्री बताते थे कि हमारे पास MBBS डिग्री है, और वो प्रिस्क्राइब कर देते थे मॉडर्न मेडिसिन वगैरह। अब बोलते हैं कि जो बहुत सारे लिटिगेशन है वो रिवॉल्व करते हैं द राइट ऑफ डिस्पेंस मॉडर्न मेडिसिन। जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको डिस्पेंस कौन देगा, उसको कौन बांटेगा, उसके ऊपर रिवॉल्व करते हैं बहुत सारे केसेस। ठीक है, और बहुत सारे जो केसेस हैं वो इस तरीके से भी बताते हैं कि कौन क्या प्रैक्टिस कर सकता है। क्या आयुर्वेदा और यूनानी वाले इंट्यूबेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंट्यूबेट यानी कि जो ट्यूब लगा सकते हैं बॉडी पे पेशेंट के अंदर, क्या वो ये प्रैक्टिस कर सकते हैं आयुर्वेदा वाले, ये सब क्वेश्चन रेज करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि अभी तक ये ओपन सीक्रेट हो गया है कि जो बहुत सारे हॉस्पिटल है वो बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो BAMS को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं क्योंकि उनको लो पे करना रहता है, रेदर देन MBBS डिग्री को नहीं एम्प्लॉयमेंट मिल रहा उनके कारण, ऐसा बताते हैं। फिर जो नोटिफिकेशन आया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2020 में, उसने अलाउ किया था आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको, ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते जो बैचलर्स हैं उनको नहीं दे सकते, ऐसा बता रहे हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट परफॉर्म कर सकते हैं 58 माइनर सर्जरीज, और रिमूवल ऑफ द गर्ल या फिर ब्लेडर रिमूवल कर सकते हैं, या फिर अपेंडिक्स एंड द बिनाइन ऑफ द ट्यूमर्स जो हैं वो सब कर सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है इस नोटिफिकेशन का वो अभी तक पेंडिंग है कोर्ट के सामने, ऐसा बताते हैं। हाउएवर शायद मोस्ट प्रोबेबली जो स्टे नहीं लगा इसके ऊपर, इस नोटिफिकेशन के ऊपर मेरे हिसाब से, और जो नोटिफिकेशन अगर अपहेल्ड किया गया यानी मान लिया गया तो जो क्वेश्चन अराइज करता है कि जो ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है क्या वो यूज़ कर सकते हैं एनेस्थेसिया वगैरह का या फिर एंटीबायोटिक्स जो है उसको सर्जरी को कंडक्ट करने के लिए। अब जो स्टेक है वो तो पब्लिक हेल्थ का है, पब्लिक हेल्थ का लगा हुआ है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर बात है, तो आप इसको अच्छे तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और जो स्ट्रेटजी ऑफ आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स है वो एक तरीके से आर्ग्यू करेंगे कि जो सर्जरी वगैरह है वो तो हमारे ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम में हम बहुत पहले से जानते हैं, और ये अभी हेडी हिंदुत्व का टाइम है, मतलब जिसमें सब हर किसी के मन में हिंदुत्व एक तरीके से आया हुआ है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बोलते हैं कि एक जज ला सकें जो इग्नोर करे ये क्लेम को जो आयुर्वेदा वाले करने वाले हैं। अब ये जज के ऊपर भी क्वेश्चन कर दिए, देखो भाई, मतलब जो ऑथर हैं, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा भाई, ये किए हैं क्वेश्चन लिटरली यहाँ पे।
फिर जो पॉलिटिकल फैक्टर हैं उसके बारे में बात करते हैं, अगेन यहाँ पे बहुत सुनाएंगे। फिर जो लार्जर पॉलिटिकल बैकड्रॉप है वो उनका पूरा डिबेट इस पे ही चलता है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स जो हैं हिंदू प्राइड वगैरह है इन लोग का रिलेट करते हैं, उसमें पुष्पक विमान को कैसे ये ग्लोरीफाई कर रखे हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है वो इस चीज़ के कारण है, ये सब बताते हैं। और जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ है वो भी ट्रेडिशनल फॉर्म पे है, ये इसके बारे में बात करते हैं, यही सब बात करते हैं। और फिर बोलते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट जो नेशनल कांग्रेस है उन्होंने भी बोला था कि सपोर्ट दिखाएंगे हम, जब अपने 2024 में इन्होंने प्रॉमिस किया था कि सपोर्ट ऑल द सिस्टम ऑफ द मेडिसिन इंस्टेड ऑफ प्रॉमिसिंग ऑफ सपोर्ट ओनली रैशनल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, ये इंडियन कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था, ठीक है, 2024 में। अब लास्ट में कहते हैं ये जाते जाते कि जो ब्लाइंड फेट है ट्रेडिशनल मेडिसिनल में वो बहुत सही चीज़ नहीं है और वो कॉस्ट होगा हर सिटीज़न जो है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट वगैरह है आयुष वगैरह के अंदर, दैट इज़ आयुर्वेदा योगा वगैरह के अंदर, और जो आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम वगैरह है वो फंड किया गया है टैक्स पेयर के पैसे से, अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ टैक्स पेयर मनी जो है उसको स्पेंड किया गया है रिसर्च काउंसिल फंक्शनिंग और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ऊपर, और विद द मैंडेट टू रिसर्च ऑन मोर ऑन आयुष। तो भाई 20,000 करोड़ इंडिया सबसे पहली बात रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है 0.7%, मतलब कि 1.5 लाख करोड़ के आसपास लगाता है, 20,000 करोड़ इसमें दे रहा है। यूएसए जबकि अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है 3.5 करोड़, 2.4 करोड़ चाइना लगाता है, मतलब 2.4% जीडीपी का चाइना लगाता है, तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है हर साल के लिए 20,000 करोड़ लगा दिए हैं, ऐसा भी तो नहीं है ना। अब और वेरी लिटिल टू सो फॉर इन टर्म्स ऑफ द साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, ये बहुत अपना अभी तक कोई अच्छा काम कर नहीं पाए हैं ऐसा बता रहा है आयुष के ऊपर, ठीक है, मतलब ये अपना प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, ऐसा है, मेरे को ऐसा लगा यहाँ पे। अब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने आर्टिकल बता दिया था, आर्टिकल पे इतना ही है, थैंक यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये है, जो इन लोग कर रहे हैं यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्रिएट, ये एक तरीके से एकदम गलत है। और जो ये डॉक्टर है वो भी कह रहे देना कि आई एम सॉरी बट नन ऑफ़ योर फैमिली इज़ रियली अ डॉक्टर, ऐसा इतना ओपनली क्यों किसी के फैमिली के ऊपर रियली कॉन्ट्रडिक्ट करके बोलना मेरे को सही नहीं लगता यार, ये सब चीज़ें, मतलब ठीक है। आप लोग क्या बोल, आप लोग बताओ आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड एक बार, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड सॉरी आज काफ़ी डिले हो गया आर्टिकल डालने में।